गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कई बच्चों ने लिखा था, मैडम मुझे सेल पढ़ा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कल मेरी तबीयत खराब हो गई, अचानक से ठंड लग गया। मॉर्निंग में उठे थे, स्नान ध्यान करने लगे, सोचे पूजा पाठ करेंगे और इसी बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई। अन्यथा मैं सोच रही थी कल भी मैं आपको सेल पढ़ा दूँ, जिससे कि आप आगे की तैयारी कर सकें और पढ़ाई कर सकें। लेकिन वही कहता है ना कि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। हम जो चाहते हैं जरूरी नहीं कि वह काम हो भी जाता है, कई बार रुक जाता है। कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं यही सोची थी कि आपको 9 बजे तक मैं आपको वीडियो दे दूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परमात्मा की जो इच्छा होती है वो हृदय से हमें स्वीकार करना पड़ता है और मानना पड़ता है। हाँ, आत्मविश्वास बनाए रखना है, स्वयं पर भरोसा रखना है और अपने काम को आगे करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को शुरुआत करती हूँ, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए कि आज उन्होंने मुझे एक नई जीवन दे करके आप लोगों के समक्ष मुझे खड़ा किया है, तो मैं अपने समय का सदुपयोग करूं और आप लोगों को जो मेरे पास है मैं दे सकूं। कोशिका, आप सब जानते हो कोशिका क्या होता है। कोशिका किसी भी जीवित प्राणी की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। समझ गए? सेल क्या है? किसी भी जीवित प्राणी के, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो। पेड़ पौधा सब जानते हैं, वो उनमें भी सेल है। और जो भी जीवित प्राणी है, जो तुम देखती हो सांप बिच्छू रेंग रहा है, उसमें भी सेल है, हम में भी सेल है। समझ गए बात को? तो कोशिका सभी जीवित प्राणी की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और कई बार देखते हो कि सेल अकेला एक जीव की तरह काम करता है। बैक्टीरिया वायरस में एक ही सेल होता है, और कई ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर जैसे प्रोटोजवा है, सिंगल सेल होता है उसमें। ये मैं आगे बताऊंगी, जिसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, आगे बताऊंगी। ठीक है, तो आज मैं इतना ही बताती हूं कि कोशिका सभी जीवित प्राणियों का एक सूक्ष्मतम, अति सूक्ष्मतम, जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और हमने अभी कहा सूक्ष्मतम, लेकिन एक सेल ऐसा भी होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसको आप आंखों से देख सकते हो। वैसा सेल जिसको आप आंखों से देख सकते हो वो है ऑस्ट्रिच का एग, अंडा। वो भी सेल है, एक ही सेल है। और ह्यूमन बीइंग में सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा सेल अगर है तो होता है मेल का स्पर्म, शुक्राणु। और सबसे बड़ा सेल अगर ह्यूमन बीइंग में है, मानव में है, तो होता अंडाणु, स्त्री का एग। समझ गए बात को? और जो सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका, ये प्रश्न आ सकते हैं एग्जामिनेशन में कि ह्यूमन बीइंग में सबसे छोटी कोशिका कौन है, या ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, या सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो जब सबसे लंबी कोशिका की बात आती है तो आती है कौन सी कोशिका? न्यूरन, तंत्रिका। तंत्रिका, न्यूरन सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसमें सेल डिवीजन की क्रिया नहीं होती है, जिसमें कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है, याद रखना। और ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो आता है एग, अंडाणु, स्त्री का अंडाणु। आप मासिक धर्म चक्र पढ़ोगी तब मैं आपको बताऊंगी कि अंडाणु क्या होता है। और मेल का स्पर्म सबसे छोटी कोशिका है। इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़ा सा इस वीडियो में कि कोशिका सब 1665 ईस्वी से पहले, मतलब 16वीं शताब्दी तक कोशिका के बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई चीज ज्ञात नहीं था। कोशिका क्या चीज होती है कोई नहीं जानता था। सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, इन्होंने ही कोशिका को, मरी हुई कोशिकाओं को देखा। किसमें? काग में, कॉर्क में। और उन्होंने जब काटा तो देखा कि वह
उसमें कई मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे 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 कमरे जैसी संरचना बनी है, जिसको इन्होंने कहा सेलुला, मरे हुए कोशिका में। ठीक है, अगर कोई पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो सबसे पहले आपका आंसर होगा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया और कोशिका नाम दिया। सेलुला का अर्थ होता है कमरा, है ना, तो उन्होंने नाम सेलुला से इसको नाम दिया सेल, कोशिका। फिर देखो 1772 ईस्वी में कोटाई ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य, एक कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है जीव द्रव्य। अगर जीव द्रव्य सूख जाए, खत्म हो जाए, तो मानव शरीर पूरा सूख जाएगा, हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जीव द्रव्य याद रखना, जीव द्रव्य गाढ़ा पदार्थ होता है, जीव द्रव्य जो जीवन को बचाए रखता है, नाम से याद रखना। प्रोटोप्लाज्म अंग्रेजी में बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो सूख जाएगा तो हम मर जाएंगे, कोशिका पूरी मर जाएगी, कोशिका पूरी खत्म हो जाएगी। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो द्रव है, उन दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य बोलते हैं और कोशिका का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये नहीं रहेगा तो इंसान मर जाएगा, कोशिका मर जाएगी। और हमारी बॉडी किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का। कई सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं। वो कई सारे उत्तक एक जैसी जिनकी संरचना होता है, जिनकी कार्य करने की क्षमता होती है, वो सब मिलकर अंग बनाते हैं और कई सारे अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं और कई सारे तंत्र बना करके ह्यूमन बॉडी बनता है। समझ गए बात को? तो जीव द्रव्य 1772 ईस्वी में कोटाई ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। अब 1833 ईस्वी में देखोगे तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। किसका खोज किया? न्यूक्लियस का, अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक का खोज किया। ये जो केंद्रक है कोशिका का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अगर देखोगे तो कोशिका विभाजन में, या जो क्रोमोजोम होता है न्यूक्लियस के भीतर होता है, क्रोमोजोम न्यूक्लियस के भीतर होता है, जिसमें डीएनए होता है, जिसमें आनुवांशिक गुण होता है, जिसके कारण हमारा शकल सूरत, हमारी लंबाई, हमारी आदतें एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहता है, अपने माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहता है। ये कौन काम करता है? केंद्रक। और केंद्रक दूसरे, और हमने एक क्वेश्चन पूछा था, ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं केंद्रक को। आंसर भी आपको मिल गया। ब्रेन ऑफ द सेल कौन है? केंद्रक ही है। ये पूरे केंद्र पर शासन करता है, सबको कहता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है तुम ये काम करो, लाइसोसोम को कहता है तुम ये काम करो, साइटोप्लाज्म कहता है आप ये काम करो, है ना, सब पर नियंत्रण करता है। अब हमारी बॉडी पर नियंत्रण कौन कर रहा है? मस्तिष्क ही कर रहा है ना। यही सोचने, समझने, स्वीकारने, बोलने, सबकी क्षमता प्रदान करता है मस्तिष्क। बाकी हमारी बॉडी और आपकी बॉडी एक जैसी ही है। कोई क्यों व्यक्ति अलग हो जाता है एक दूसरे से? ये ब्रेन के कारण। कोई बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, कोई मध्यम औसत बुद्धि का हो जाता है, कोई औसत से भी कम बुद्धि का हो जाता है ना। ये सब खेल कौन करता है? अपना ब्रेन करता है, तंत्रिकाएं करती हैं। तो केंद्रक का जो ब्रेन है, केंद्रक जो है वो सेल का ब्रेन कहलाता है। समझ गए बात को? 1838 ईस्वी में स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन एंड स्वान ये एक जंतु विज्ञानी थे और एक पादप विज्ञानी थे, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत बताया। कोशिका सिद्धांत में क्या बताया? कोशिका सिद्धांत क्या है? किसी को पता है तो बताओ। इन्होंने 5 बातें बताई। पहला बात है क्या? कि सभी प्राणी का, सभी जीवित प्राणी का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। पहली बात बताई क्या? कि सभी जीवित प्राणी का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया? कोशिका ही सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यही क्रियात्मक इकाई है। और तीसरा इन्होंने बताया क्या? कि कोशिकाएं जो हैं वह डिवाइड होती हैं। एक परिपक्व कोशिका स्वतः बट जाती है 2 में,
अब बंटने के बाद मरती नहीं है, बल्कि दो स्वतंत्र कोशिकाएं बनती हैं, दो स्वतंत्र कोशिकाएं अलग अलग बन जाती हैं, और फिर कोशिकाएं मैच्योर होती हैं समय के साथ, और फिर वो डिवीजन करती हैं, कोशिकाएं विभाजन होता है, कोशिकाएं बंटती हैं। और इस तरह से आप देखते हो कि नन्हा सा बालक जो जन्म के समय इतना छोटा सा होता है, कोशिका विभाजन के कारण ही साल भर में इतना बड़ा हो जाता है, और फिर 18 साल की या 17 साल की उम्र में पूरी लंबाई और चौड़ाई को प्राप्त कर लेता है। उसको हम थोड़ी कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते, सब परमात्मा ही करते हैं। सब सेल डिवीजन की प्रक्रिया अपने आप होती है, बशर्ते उसको अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है, खाने को अच्छे तरीके से उसको रखा जाता है ना। तो ये सारी क्रियाएं सेल थ्योरी को उन्होंने स्लाइडेन ने दिया। और इसके बाद 1840 ईस्वी में जे पुरकिंजे ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहते हैं कोशिका की पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। कैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है? क्योंकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्रेब्स चक्र चलता है, जो हमारे एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में बदल देता है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, अब आज मैं अच्छे समझा रही हूं। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहते हैं, जो एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और एटीपी ऊर्जा से हमें मिलती है क्या? ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज से मिलता है काम करने की शक्ति। समझ गए? इसके बाद 1867 ईस्वी में एलएस जॉर्ज गोल्जी बॉडी की खोज करी, गोल्जी काय की, जो कोशिका के एक महत्वपूर्ण भाग है, एक हिस्सा है गोल्जी बॉडी। समझ गए बात को? एक गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एक मैंने अभी बताया ना कि एक कोशिका भी स्वतंत्र है और एक जीव है। समझ गए बात को? ये परिवहन का काम करता है, जहां जरूरत होती है ऊर्जा देने की, वहां फटाफट जाता है, दौड़ के ऊर्जा देता है। मान लो मैं बोल रही हूं या खड़ी हूं, तो मेरी टांगों की ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या जीभ की ज्यादा आवश्यकता हो रही है बोलते समय, यहां की ऊर्जा तो खत्म हो रही है। फिर क्या होगा? फिर ये साइटोप्लाज्म जो आपके गोल्जी बॉडी है, दूसरे अंगों से, दूसरी कोशिकाओं से लेकर के एनर्जी वहां दे रहा है। किसको? जीभ को दे रहा है, मुंह को दे रहा है, हाथ को दे रहा है, जिसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, फटाफट पहुंचाने का काम करता है। तो ये परिवहन का काम कर रहा है, याद रखिएगा, परिवहन का काम करता है। इसके बाद 1880 ईस्वी में साइटोप्लाज्म की खोज करी है आपके स्ट्रासबर्गर ने। अभी देख लेती हूं मैं, 80 में ये क्या है, गलत तो नहीं हो गया? स्ट्रासबर्गर की खोज किसने? साइटोप्लाज्म की। 1880 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने खोज किया साइटोप्लाज्म की, जो ये बताया कि साइटोप्लाज्म कोशिका के भीतर है, जिसको हिंदी में हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह केंद्रक और कोशिका के भीतर का जो द्रव है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। केंद्रक द्रव्य अलग है और कोशिका द्रव्य अलग है। केंद्रक के भीतर जो चीजें रहती हैं वो केंद्रक द्रव्य कहलाती हैं, और कोशिका के भीतर जो चीजें रहती हैं और केंद्रक के बाहर रहती हैं वो साइटोप्लाज्म कहलाती हैं। ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को क्या करता है? जो कोशिकाओं को, कोशिका में जो चीजें हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, उन सबको अपने अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। नहीं तो सब आपस में टकराएंगे ना, नहीं टकराएंगे अगर ये साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा। जैसे आप कोई बैग में सामान लेके जाती हो जिसमें ग्लास भी है, आपकी कैमरा भी है, आपकी चश्मा भी है, तो सबके लिए आप क्या करते हो? कुछ न कुछ रखते हो ना। तो परमात्मा ने यहाँ पर क्या किया है? सब अपनी जगह पर रहें, अपने अच्छे तरीके से काम करें, तो साइटोप्लाज्म रख दिया है ताकि हिले डुले नहीं और सब अपना अपना काम व्यवस्थित तरीके से करें, एक दूसरे से टकराए नहीं। ठीक है। इसके बाद 1881 ईस्वी में डब्ल्यू वाल्डेयर ने क्रोमोजोम की खोज की। क्रोमोजोम की, इसी क्रोमोजोम में डीएनए होता है और इसी डीएनए में आनुवांशिक गुणों का, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होती है। तो ये इसका खोज किया डब्ल्यू वाल्डेयर ने। 1887 ईस्वी में ई वान वेंडन
ने सेंट्रोसोम की खोज की। सेंट्रोसोम की खोज की। सेंट्रोसोम क्या होता है? यह कोशिका के केंद्र के ठीक ऊपर रहता है, जो कोशिका विभाजन में मदद करता है, सेंट्रोसोम। ठीक है। इसके बाद 1941 ईस्वी में क्लाउडी ने राइबोसोम की खोज की। राइबोसोम, जिसको प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, जिसमें 50 से 55% तक प्रोटीन होता है, इसकी खोज की है क्लाउडी ने 1941 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में, जिसके कारण वाटसन एंड क्रिक को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने डीएनए मॉडल की खोज कर दी कि डीएनए की संरचना कैसे है, इसका मॉडल कैसा है। और 1955 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज किया है डी ड्यूवे ने। लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली कहते हैं, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। और पोर्टर, क्लाउडियन, फुलम ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज 1945 में की थी। तो जो इंपॉर्टेंट खोज है, जिसके लिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी खोज के बारे में आज मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो अगर आपको, तो आप इस वीडियो को खूब ध्यान से देखना, खूब ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिका के संरचना के बारे में बताऊंगी पूरा डिटेल्स में, जिसको कि आप देख करके समझ जाओगे कि कोशिका होता क्या है, कोशिका के क्या फंक्शन है। ठीक है, तब तक के लिए दो इजाज़त। फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में।